हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी सेक्टर पीटी 365 का। गाइस, आपका जो इकोनॉमी का गाइस हम कोशिश करेंगे आज इस वीडियो के थ्रू हम इकोनॉमिक सेक्शन को पूरी तरह रिवाइज कर लें ताकि आपके सारे पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट हैं एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव वो पूरे हो पाएँ। देखो, सबसे पहले ना एनर्जी सेक्टर में आज हम डील करते हैं पावर सेक्टर से। पावर सेक्टर में सबसे पहले हम क्या बात करने जा रहे हैं? पावर सेक्टर में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के बारे में। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ना नोटिफाई किया ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के कुछ रूल्स बनाए हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय ओपन एक्सेस? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ओपन एक्सेस का गाइस मतलब होता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज कर रहे हो। ठीक है, कौन करेगा? एलिजिबल कंज्यूमर्स, जनरेटर्स या स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको हम डिस्कॉम कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स है वो एक्सेलरेट कर पाए अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स को, इसीलिए किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ गाइस टर्म्स हैं हमारी। टर्म्स में क्या है? रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस है, आरपीओ है। ये एक तरह का मैकेनिज्म है जिसमें कि क्या हो रहा है, आप बेसिकली कुछ एंटाइटीज को ऑब्लाइज कर रहे हो कि वो सर्टेन परसेंटेज जो पावर की है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही लें। तो कोशिश क्या है हमारी? कोशिश ये है कि हम ना ओपन एक्सेस के ट्रांजैक्शंस की लिमिट को रिड्यूस करें, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएं। ट्रांसपेरेंसी को कैसे बढ़ाएं? जो हमारा अप्रूवल्स है ना ओपन एक्सेस का will be granted in 15 days and else it will be deemed to have been approved सब्जेक्ट में किया जाएगा थ्रू नेशनल पोर्टल। क्रॉप सब्सिडी चार्ज भी दिया जा रहा है, एडिशनल सरचार्ज शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ये भी एक बात है ना। ये कह रहा है कि अगर आप ग्रीन एनर्जी को यूटिलाइज करते हो, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया, तो आपको ये भी मिलेगा। उसके साथ साथ कंज्यूमर्स आर एंटाइटल्ड टू डिमांड सप्लाई ऑफ ग्रीन पावर फ्रॉम डिस्कॉम्स, ग्रीन सर्टिफिकेट कंज्यूमर्स को मिलेंगे। यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस यहाँ पर फुलफिल होंगे। तो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लोग सोर्सेज जो हैं वो अपने ग्रीन एनर्जी वाले यूज़ करने लग जाएँ। अब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी आया 2022 के अंदर। तो बिल में क्या लिखा हुआ है? वाई इज इट इन न्यूज़? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो एक्ट था 2003 का, उसमें क्या क्या एम्स होते थे कि भाई हमें कंपटीशन प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के थ्रू हमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर ट्रेनिंग, मैंडेटरी मीटरिंग, स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज लगानी है। हमें रिप्लेस उसमें किया गया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 और आपके सारे कमीशन सेटअप भी किया था, CERC एक बॉडी को भी, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है। अब इसी को क्या करा जा रहा है? रेगुलेशन इसका और बढ़ाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, अमेंडमेंट की जा रही है। अब इस बिल के की प्रोविजन समझो क्या है। देखो, इसके की प्रोविजंस पर ध्यान से समझना क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। की प्रोविजंस में कह रहा है जितनी भी डिस्कॉम्स है ना जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वो अपने रिक्वायरमेंट को रिमूव करें, यानी कि जो बिल ऐड करता है डिस्कॉम वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो जाए, है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो ताकि सभी लोग सही ढंग से यूज कर पाए। उसके बाद जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका कुछ मिनिमम टैरिफ होना चाहिए। क्रॉप सब्सिडी जो बैलेंसिंग फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट उसको सेटअप करे, मल्टीपल लाइसेंसेस सेम एरिया में प्रोवाइड करे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप सब्सिडी? क्रॉप सब्सिडी का मतलब ये है अरेंजमेंट इस तरह का करना कि एक कंज्यूमर कैटेगरी जो सब्सिडाइज कर रही है कंजम्पशन ऑफ दी अनदर कंज्यूमर कैटेगरी, दिस इज कॉल्ड योर क्रॉस सब्सिडी करना। ठीक है, एनी सरप्लस विद डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग और ये इस तरह का करना। CERC जो है वो लाइसेंसेस को आपको डायरेक्ट करेगी, ग्रांट करेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी शेड्यूल्ड और डिस्पैच्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिलेटेड रूल प्रिस्क्राइब करेगी, एम्पावर करेगी, स्पेसिफाइड रूल्स बनाएगी। तो इस तरह से इन्होंने बात कही है। इससे रिलेटेड ना तुम्हें कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए। जैसे मान लो प्रीलिम्स में तुमसे पूछ सकता है कि भाई प्राप्ति पोर्टल से रिलेटेड कुछ बताओ। तो प्राप्ति है क्या? पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स पोर्टल है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको बनाया 2018 के अंदर। इसका मेन मकसद यही है पावर परचेज ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लेकर आना। पावर डिस्कॉम्स कैन क्लियर इनवॉइसेज एंड रिप्लाई कर पाएँ जो भी जनरेटर्स ने इसमें रेगुलेट करा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर प्राप्ति पोर्टल। तो फुल फॉर्म पूरा इसका अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ना एक रिपोर्ट का ध्यान रखना, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक से रिलेटेड एक रिपोर्ट आती है। इसको रिलीज कौन करता है? ध्यान रखना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका काम क्या है? इंडिया विल सी द हाईएस्ट इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड ग्लोबली, हमारी बहुत बढ़ती जा रही है, 3% एनुअली हमारा। देखो 2021 से 2030 में हमारा बढ़ना ही बढ़ना है। तो 7% जो ग्रोथ है हमारी पावर डिमांड की विल मेट बाय रिन्यूएबल सोर्सेज और 35% बाय इलेक्ट्रिसिटी मिक्स बाय 2030। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू कोल विल पीक अराउंड 2030, राइज कर जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये पता होना चाहिए था तुम्हें। अच्छा, इसके अलावा और तुम्हें क्या पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हम देखते हैं आगे। आगे हमारा होता है कोल, ऑयल, गैस एंड अदर्स के बारे में जान लो। देखो, सबसे पहले कोल सेक्टर इंडिया के बारे में समझ लो। कोल सेक्टर इंडिया के बारे में समझोगे तो देखो सबसे पहली चीज़ तुम्हें नजर आएगी कि इंडिया ना लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड है, 5th लार्जेस्ट। ठीक है,
50% शेयर हमारा कोल में है। सेकंड, हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं कोल के, मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं, तो ध्यान से जहाँ देख रहे हो ना ग्रीन, ये ब्लू सा टील ब्लू वाला शेड है, तेलंगाना टाइप, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, यहाँ सब जगह ना हमारा कोल रिजर्व्स रखे हुए हैं। अब तुम्हें कोल रिजर्व अगर पता चल गए कहाँ कहाँ है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कोल की क्लासिफिकेशन क्या है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम, है ना, छोटी छोटी क्लास में थे तब भी पढ़ा था ना। तो कोल में तुमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन कि एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, क्योंकि इसमें 80 से 95% आपका क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। इस तरह का जो कोल होता है वो J&K रीजन में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। फिर उससे जो थोड़ा सा कम अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा कम होता है वो बिटुमिनस है, इसमें 60 से 80% कार्बन कंटेंट है, लो लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है। उसके बाद लिग्नाइट में क्या है, 40 to 55% जो है वो कार्बन कंटेंट है। ये राजस्थान, लखीमपुर, असम, ये तमिलनाडु में आपका पाया जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में जानोगे कोल सेक्टर की, तो वो क्या क्या है, नो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, फ्री ट्रेड करना है कोल का, रिबेट करना क्वांटिटी अंडर कोल गैसिफिकेशन, रिबेट टू माइन अलॉटीज, मार्केट ड्राइवन प्राइसेस, एडॉप्शन ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, क्राइटेरिया ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस मूव। तो ये सारे के सारे क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट है इन योर कोल सेक्टर। उसके बाद है नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में जान लो। नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में जानने का मतलब ये है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ही रिलीज़ करती है, तो बहुत बड़ा वो नहीं है, इसमें बहुत मुश्किल से याद नहीं होगा, आराम से कर लोगे। इंडेक्स है जो आपको बताता है कितने प्राइस लेवल में चेंज हुआ है, मंथली कितना चेंज हो रहा है, बेस ईयर 2017-18 का लिया जाता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन लिखी जाती हैं इसमें कि कितना कुकिंग है, कितना नॉन कुकिंग कोल्स, वेरियस ग्रेड्स का है, सारा का सारा नेशनल कोल इंडेक्स में लिखा जाता है। अब आओ, कोल बियरिंग एरियाज कौन कौन से हैं, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट भी है। इसमें तुम इतना जान लो कि CB एक्ट कर क्या रहा है। देखो, CB एक्ट का मूल जो मुद्दा है वो ये है कि कोल बेरिंग लैंड है, जितने भी वेस्टिंग आपके गवर्नमेंट कंपनीज हैं, फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है गैस, समझ लो क्या होता है। इनकम्बरेंस का मतलब गैस होता है आपका बर्डन। क्या होता है मतलब, बर्डन, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं, या कुछ ऐसा क्लेम किसी चीज़ पे ना, मॉर्टगेज टाइप अगर हम लॉ के उसमें देखें तो। अप्रूव पॉलिसी प्रोवाइड क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंड्स नो लॉन्गर सुटेबल और इकोनॉमिकली कोलिंग एक्टिविटीज़ के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए करना है ना, ऐसे लैंड्स को एक्वायर करना है। लैंड्स फ्रॉम विच कोल हैज़ बिन माइंड या डी कोल्ड करना है, तो उसको भी रिक्लेम करना। तो जितनी भी गवर्नमेंट की कोल कंपनी है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, उसके पास रिमेन वो ओनर रहेगी लैंड्स का, एक्वायर जो भी किए जाएंगे। एंड पॉलिसी अलाउज ओनली लीजिंग ऑफ द लैंड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। अब यहाँ आ जाएगी बिक जाएगी प्रॉपर्टी, तो वहीं आंसर तुम गलत कर आओगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इससे बाकी इसकी कोल की रिपोर्ट ही ध्यान रखो, IEA निकालता है, ठीक है, एनालिसिस करता है रिसेंट ट्रेंड क्या रहे हैं। इट स्टेट दैट इंडिया अलॉन्ग विद चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर है। उसके बाद चलो हेल्प से। हेल्प से तो बिल्कुल तुम्हें पता होना चाहिए, एक बार क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आया हुआ है UPSC के अंदर। तो हेल्प का पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट ने ना 42 हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स को ऑफर किया है। 26 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स हैं, 16 ब्लॉक्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग फॉर कोल बेड मिथेन है। एक्सप्लोर करना है, डेवलप करना है, लेटेस्ट ऑप्शन अंडर दी हेल्प 2016। अच्छा, इसमें क्या है, CBM एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है जो कि कोल डेजर्ट में डिपॉजिट्स में पाई जाती है। जनरली इसमें क्या होता है आपके, इसके अंदर क्या होगा, इसमें मिथेन गैस होती है, ऑल्दो इट कैन कंटेन ट्रेस अमाउंट ऑफ इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी इसमें होगा। अच्छा, हेल्प की वजह से ना नेल्प को क्या किया गया है, रिप्लेस करा गया। व्हाट वाज द नेल्प, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी होता था। एक सिंगल लाइसेंस है जो आपको एक्सप्लोर एंड प्रोडक्शन करने देगा सभी तरह के हाइड्रोकार्बन्स का, जो ऑयल एंड गैस है, शेल गैस है, इस तरह का। ये कब लॉन्च हुआ, तो एक मैकेनिज्म होता है ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग मैकेनिज्म, उसमें करा जाता है। इसमें इन्वेस्टर्स को अलाउ किया जाता है कि वो जाकर अपनी चॉइस से असेस करे और कर्व आउट करके निकाले। तो अडॉप्शन क्या है, वही आपका रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल होता है। इसमें रॉयल्टी रेट्स इसमें रिड्यूस किए जाते हैं, कोई सॉइल सेस नहीं लगता, कोई मार्केटिंग एंड प्राइसिंग नहीं लगता। तो राउंड द ईयर बिडिंग इजी ट्रांसपेरेंट तरीका है सिर्फ बिडिंग करने का, और अवॉर्डिंग प्राइस भी इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। तो मुद्दा समझ आ गया सारा। नेक्स्ट चलो, अभी नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ ऑथराइजेशन एंड कैपेसिटी रेगुलेशन पे पढ़ो। इसके अलावा देखो, इसने अमेंड करा है यहाँ पर एक तरह का, है ना, आपका जो भी पाइपलाइन टैरिफ वाला जो मामला है, तो प्रोवाइड एक्सेस टू नेचुरल गैस फार फ्लंग एरिया पे जा पाए, इसलिए ये बनाया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड की अमेंडमेंट देखोगे आप, तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड रेगुलेटरी बॉडी है, कब आई, 1916 में। इसका रोल क्या होता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाना, ठीक है।
और रिलेटिंग टू दी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसमें की अमेंडमेंट की गई, इंक्रीज किए गए नंबर्स, किस चीज़ के नंबर इंक्रीज किए गए, यूनिफाइड टैरिफ्स के जोन के फ्रॉम 2 to 3 टू प्रोटेक्ट द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। नेचुरल गैस क्या है, ओडोरलेस है, गैसेस मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का। इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, इम्पोर्टर है, और ये रेस करता है नेचुरल गैस शेयर इन इट्स एनर्जी मिक्स। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑयल बॉन्ड याद रखना क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट है, कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है टू दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन ल्यू ऑफ कैश दैट गवर्नमेंट ओज। नीड क्या है इसकी, तो क्योंकि जब फ्यूल प्राइस हाई हो जाता है ना फॉर कंज्यूमर, गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कि भाई वो कंज्यूमर से लेस प्राइस लें, बैलेंस टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। हाउएवर गवर्नमेंट पेज इन कैश, इट वुड हैव द टैक्स टू सेम पीपल टू कलेक्ट द मनी टू पे, ऐसा भी रहता है। अब की कॉन्सेप्ट्स पे अब आप सीधा आ जाओ, मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस योर इकोनॉमिक सेक्शन PT 365 का। इसमें नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स गाइस याद रखना किस किस को मिला है। देखो इकोनॉमिक्स में ना रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस है जिसने डिसाइड करा था कि वो अवार्ड करेगी स्वीडिश रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, इसको मिला है। विनर्स के रिसर्च क्या है ये सब बातें बताती हूँ मैं अभी। प्राइज 3 US बेस्ड इकोनॉमिस्ट को अवार्ड किया गया। नाम क्या है, बेनेस बेनार्के, फॉर्मर चेयर ऑफ US फेडरल रिजर्व। ठीक है, डॉगलस बब्डू डायमंड एंड फिलिप H विंग, इन सबको मिला है बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए। इनका काम क्या था, वो ये था कि बैंक का रोल बताना, अंडरस्टैंड कराना इकॉनमी में, और वो कैसे सोसाइटी को इम्प्रूव कर रहा है सीरियस क्राइसिस और एक्सपेंसिव बेल आउट से। ठीक है, उन सबको समझने से पहले एक छोटी सी टर्म समझ लो, बैंक रन क्या होता है। देखो बैंक रन का मतलब ये होता है कि जब डिपॉजिटर को डर लग जाए कि भैया बैंक का सर्वाइवल क्या है, मुश्किल है, तो वो क्या करने चला जाता है, अपनी सेविंग को विड्रॉ करने लग जाता है। अगर ऐसे कई सारे लोग एक साथ ऐसा करने लग जाते हैं तो बैंक के रिजर्व क्या हो जाएंगे, खाली, और बैंक क्या बन जाएगा, बैंकरप्ट। तो ड्यू टू बैंक रन रिसेशन भी आया हुआ है 1929 में, बैंक क्राइसिस बन गया था 1930 में। ठीक है, बैंक सारे बैंकरप्ट हो गए थे, बैंक्स दिवालिया घोषित हो गए थे यानी कि। अब रिसर्च के बारे में समझो। रिसर्च में यहाँ बना रखा है, जो रिसर्चर्स थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, जिनको प्राइज़ भी मिला, अवार्ड मिला, उन्होंने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 को, जो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस मॉडर्न हिस्ट्री में रहा है, उसके बारे में चर्चा की हुई है, बताया हुआ है। उन्होंने स्टडी में क्या किया कि बैंक फेलियर वर सीन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन 1983 में जब उन्होंने बैंक रन बोला, बैंक फेलियर हुआ, रिलेटिवली ऑर्डिनरी रिसेशन टू डिप्रेशन में चला जाता। तो कह रहा है जब भी बैंक कोलैप्स होगा, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो बोरोवर्स की खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, कुड नॉट बी रिक्रिएटेड क्विकली, है ना। तो ही ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इकोनॉमी डिड नॉट स्टार्ट टू रिकवर अंटिल द स्टेट फाइनली इम्प्लीमेंटेड, कुछ ऐसा बनाना, बैंक पैनिक्स को खत्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही सारा इन्होंने इस पे मॉडल में पूरा समझाया हुआ है कि कैसे देखो, अगर US फेडरल रिजर्व यूजेस विजडम टू प्रिवेंट फर्दर डिटोरिएशन ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आपका बच जाता। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेवर एंड इन्वेस्टर की कहानी भी सुन लो, इसमें क्या बताई है। किसी भी इकॉनमी को फंक्शन करते हुए देखने के लिए आप देखते होगे कि सेविंग को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है टू इन्वेस्टमेंट। हाउएवर देयर इज़ अ फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है सेवर और इन्वेस्टर के बीच में। क्या सेवर की नीड क्या होती है गाइस, सेवर क्या चाहता है, उसको एक्सेस मिले एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ देयर सेविंग, है ना। फॉर अनएक्सपेक्टेड जो यूज़ करने के लिए आ जाता है जब उसको लिक्विडिटी की ज़रूरत हो। इन्वेस्टर की नीड क्या होती है, बोरोवर की नीड क्या होती है, ऐसे बिजनेस या होम बायर्स की, कि वो मनी मिले फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे कैन नॉट फंक्शन इफ द मनी कैन नॉट डिमांडेड बैक एट द शॉर्ट नोटिस में ना, उनको उसी में करना पड़ता है। तो कह रहा है कि डायमंड और डाइविक जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने विशेष बताया कि जो बैंक ऑफर करता है ऑप्टिमल सोल्यूशन एट द प्रॉब्लम। बैंक एक तरह का इंटरमीडिएरी है, आपके डिपॉजिट भी रखेगा, है ना, सेविंग भी करवाएगा आपकी, और लोन भी आपको देगा एज अ बोरोवर बनने के लिए, है ना। तो अगर आप बोरोवर बन के जाते हो बैंक के पास, तो हाउएवर देयर एनालिसिस आल्सो शोड दैट कि जो कॉम्बिनेशन दोनों एक्टिविटीज़ का है मेक्स बैंक्स वल्नरेबल टू रूमर अबाउट देयर इमिनेंट कोलैप्स भी करा देता है कई बारी। अगर बहुत सारे जो सेवर्स हैं साइमल्टेनियसली भाग जाएं अपना पैसा लेके, तो रूमर फैल जाएगी भाई तो बैंक गया, बैंक कोलैप्स। तो डेंजरस डायनेमिक्स कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू गवर्नमेंट अगर डिपॉजिट इंश्योरेंस दे और लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बन जाए बैंक्स का, तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो सकती है। तो बैंक्स का रोल सोसाइटी में क्या बताया, तो बताया कि भाई सोसाइटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर ही रहा है, इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है। कह रहा है कि इनके बीच में, सेवर और बोरोवर्स के बीच में, तो बैंक्स आर बेटर सूटेड टू असेस बोरोवर क्रेडिट वर्दीनेस एंड इंश्योरिंग दैट कि लोन्स उनको गुड इन्वेस्टमेंट के लिए मिले। आगे चल के यहाँ बात करेगा आपके पास स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान के बारे में 2022 का।
देखो ये ड्राफ्ट हुआ, रिलीज कौन करता है? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका काम क्या है? यही बताना, एक्शन बताना कि कैसे भाई अपने स्टैंडर्ड बॉडी को मेंटेन करना और अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स इस पर काम करना। तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है कि इंडिया को ना 2030 में ना कमिटमेंट पूरे करने हैं एसडीजी और पेरिस एग्रीमेंट के। तो प्रपोजल क्या है कि भाई टेक्नोलॉजी लाओ, सेमीकंडक्टर्स लाओ, आईटी सर्विसेज लेकर आओ, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को काम करो, साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स बनाओ। तो डिफरेंट तरीके के ना सर्टिफिकेशंस होते हैं, ISI, एग मार्क, FPO मार्क, BIS मार्क, ये सारे के सारे मार्क्स हैं जिसमें कि आपको क्या किया जा रहा है कि सर्टिफाइड करा जा रहा है कि भाई स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया, ISI होता है। एग मार्क क्या है? अप्लाइज टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। FPO मार्क क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने दिया है। BIS हॉलमार्क क्या है? आपका सेल ऑफ प्रेशियस मेटल्स पे लगता है। तो दिस इज हाउ ये करा जाता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किस पे काम करती है? PPP मॉडल पे। कौन लाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया जॉइंटली। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है? टू स्टैब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल एक्रीडेशन स्ट्रक्चर। अब आओ भाई CSR, है ना। तो CSR को कौन रिलीज करता है? MCA। ठीक है, तो MCA रिलीज करता है आपके CSR को, कंपनीज का उसको फॉलो करते हैं अमेंडमेंट रूल्स को। हाइलाइट्स क्या है कि कंपनीज आर मैंडेटेड कि उन्होंने अपने फंड जो भी अनस्पेंड किए हैं CSR अकाउंट में विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, वो CSR कमेटी को बैठाएं और उसको इम्प्लीमेंट कराएं। तो CSR होता क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कमिटमेंट है कंपनी का कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो निभाए। तो कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स कंपनी में, जैसे कि नेटवर्थ जिसका 500 करोड़ है या टर्नओवर 1000 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है, तो ऐसी कंपनीज को चाहिए कि वो 2% अपना एवरेज नेट प्रॉफिट कहाँ पे लगाएं? CSR एक्टिविटीज़ में लगाएं। ठीक है, तो ऐसे इज मैंडेटरी टू बिजनेसेस लाइक टू 10 करोड़ और लाइक दिस। तो कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमेटीज। नफरा थोड़ा सा देख लेना, कई बार पेपर में पूछा गया। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी 2018 में की गई थी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसका काम क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बरकरार रखना, सही रखना, रिकमेंड करता है अकाउंटिंग ऑडिटिंग पॉलिसीज़ को। इसका मेन मकसद पता है क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट एंटाइटीज़ को ओवरसी करना, कंप्लाइंसेस को चेक करना, लिस्टेड कंपनी को ध्यान में रखना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना और कंप्लाइंसेस पे चलाना कंपनीज को। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ नफरा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक सेक्शन। थैंक यू सो मच। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हैव अ नाइस डे।